हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया, उसके कुछ टर्म्स क्लियर किए और कुछ अजम्पशंस बताएं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उस वीडियोस को देख लें ताकि आपको आज की वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस वीडियो में बेसिकली हम आज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को जानेंगे कि किस तरह से इसका ग्राफ बनता है। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राफ को जानने के पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर दूं जो कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में रह गए थे और मैं आपको वो भूल गई थी। तो इस वीडियोस में मैं पहले कुछ टर्म्स क्लियर कर दूं, उसके बाद हम ग्राफ पे जाएंगे। जो सबसे पहला टर्म है वो है एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्ट। अब रेवेन्यू क्या है आप जान रहे हैं, एवरेज क्या होता है ये भी आप जान रहे हैं। जब हम पर यूनिट की बात करते हैं तो वो एवरेज कहलाता है, इसको हम प्राइस भी मान सकते हैं। ग्रॉस वर्ड यहाँ क्यों आया? ग्रॉस वर्ड यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ किस चीज़ की बात की जा रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है ना, कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके आप कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इस थ्योरी में बेसिकली यही बात की जाती है कि किस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में अपने अपना अपना हिस्सेदारी देते हैं या अपने अपने किस तरह से कंट्रीब्यूशन वो देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी में। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और अब आप ये बताइए कि क्या आप किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के आप कभी भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ लेबर की मदद से कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हर फैक्टर का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, जिस वजह से यहाँ ग्रॉस वर्ड लिया गया है। यानी यहाँ चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है, ना कि सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। इसलिए यहाँ ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्ट कहा गया है या एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्ट कहा गया है। एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 200 यूनिट का आउटपुट है और आपके 20 यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर्स हैं, तो आपका जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 10 यूनिट्स का आपका एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्ट है और आपका एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू प्रोडक्ट इस केस में 10 यूनिट्स का आएगा। एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो इस थ्योरी में इक्वल माना जाता है। जैसे हमने कॉस्ट की थ्योरी में पढ़ा था कि एक उसमें अजम्पशंस, एक उसमें क्राइटेरिया था कॉस्ट थ्योरी में कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था MR इज इक्वल्स टू MC। प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम के पोजीशन में पहुंचता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ भी होती है कि एवरेज फैक्टर कॉस्ट जब मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होगा इस केस में, यानी जो आपका एवरेज कॉस्ट है यानी पर यूनिट कॉस्ट जो है, और मार्जिनल कॉस्ट यानी जो एडिशनल कॉस्ट है। जैसे जब आप 10 लेबर को यूज़ करके 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और अब आप 11 लेबर को यूज़ करके 110 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो आपका एक लेबर बढ़ाने से 10 यूनिट इंक्रीज़ किया, यानी ये जो 10 यूनिट का प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ हुआ ये आपका मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट हुआ। और एवरेज क्या हुआ? पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट यानी आप 1 यूनिट पे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 यूनिट पे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये एवरेज फैक्टर कॉस्ट होता है। तो इस तरह से जब एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो इस थ्योरी में इक्वल माना जाता है। अब हम जानते हैं इसके ग्राफ के बारे में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी स्टेट्स दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन price of each factor of production will be equal to its marginal productivity। परफेक्ट कंपटीशन का ये केस होता है, मैंने आपको अजम्पशन में बताया था कि ये जो थ्योरी है ये परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड है, यानी एक सिंगल प्राइस पे डिफरेंट प्रोडक्टिविटी हो रही है एक सिंगल प्राइस पे। ये जो आपका पॉइंट W से आपकी ये जो लाइन गई हुई है ये आपकी प्राइस की लाइन है। ठीक है, या फिर इसको हम एवरेज वेज और मार्जिनल वेज ये इक्वल होता है, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई पिछले टर्म्स में। तो यहाँ क्या है, एवरेज वेज और मार्जिनल वेज आपका इक्वल है और ये प्राइस लाइन है, हम ये कह सकते हैं ये। ठीक है,
अब इसमें क्या है, इसी प्राइस पर आप N1, N और N2 सारी क्वांटिटीज सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। N1 लेबर, N लेबर, N2 यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है। आपने लेबर को इंक्रीज किया, N से आप N2 गए और डिक्रीज करके N1 पे आए, तो प्रोडक्शन क्या हुआ, N पे E प्रोडक्शन हुआ, N2 पे E2 आपका प्राइस है और N1 पे E1 आपकी प्राइस है। अब हम इसमें बात करते हैं MRP की, यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। उल्टा ग्राफ होता है, ये इन्वर्टेड यू शेप होता है, हम ये एक तरह से कह सकते हैं। ये जो एरिया है ये प्रॉफिट का एरिया होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका जो कॉस्ट इनकर हो रहा है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आप उस पर 10 रुपये का कॉस्ट लगा रहे हैं और आपका जो कैपिटल है आप उस पर 10 रुपये का कॉस्ट लगा रहे हैं, एक लेबर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पर अभी उसमें आप और कॉस्ट लगा सकते हैं, अभी आप उसमें और कॉस्ट लगा सकते हैं, आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है कि अभी आप उसमें लेबर इंक्रीज़ करना चाहेंगे, ठीक है। आप चाहेंगे ना कि अब हम 1 लेबर से 2 लेबर कर दें ताकि हमको और प्रॉफिट हो जाए, फिर आप 2 से 3 पे आ जाएंगे ताकि आप और प्रॉफिट कमा सके। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप लेबर इंक्रीज़ करते जाएंगे और हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें अप्लाई होती है। तो जिस वजह से क्या होगा, आप लेबर इंक्रीज़ करेंगे तो पहले तो ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा और उसके बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, यानी आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो पहले तो इंक्रीज़ करेगी, फिर मैक्सिमम पे आ जाएगी और फिर लास्ट में ये क्या होगा, ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा। यानी 3 फेज में MRP का असर आपको नज़र आएगा, पहले इंक्रीज करती हुई नज़र आएगी, फिर वो मैक्सिमम पे पहुंचेगी और लास्ट में आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये अजम्पशन में हमने पढ़ा था कि इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले इंक्रीज़ करेगी, फिर मैक्सिमम पहुंचेगी और लास्ट में फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से इस ग्राफ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा और आपका MRP कर्व जो है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व जो है, वो पहले तो इंक्रीज़ करेगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा और फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। ऐसा मैंने आपको बताया। और ये जो रीज़न होता है ये प्रॉफिट का रीज़न होता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो आप सोचेंगे ना, एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि और प्रॉफिट कमा ले, और प्रॉफिट कमा ले। वो तब तक प्रॉफिट कमाना चाहेगा जब तक कि कॉस्ट उसके जेब से न लग रहा हो, यानी उसकी प्रॉफिट से जब तक कॉस्ट जा रहा हो तब तक वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा। और जब उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा और कॉस्ट जब देखेगा कि नहीं अब कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, मेरे को प्रॉफिट कम अर्न हो रही है, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई हो और इस तरह से ये थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।